दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग वो अभी दीपावली से पहले कुछ सीरीज कर रहे थे, तो खैर वो यूपीपीसीएल के लिए थी और वो यूपीपीसीएल का पेपर तो अब खत्म हो गए हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर के लिए हम लोग आपकी सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। क्यों कंटिन्यू रखेंगे? देखिए ये ईएमआरएस का जो ये लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने जो सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये ईएमआरएस अकाउंटेंट का है। ठीक, ये ईएमआरएस अकाउंटेंट का पेपर है, मतलब सिलेबस है। इसमें देखो रीजनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्वेश्चन की रीजनिंग आनी है, आप लोग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे गेम कहाँ पे होगा, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि जो मैथ का पोर्शन जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, होता ये एप्टीट्यूड ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, लेकिन 30 क्वेश्चन है तो इसमें चीज़ें आपको ज़्यादा मिल जाएंगी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेंस, इसमें देखो टेस्ट जो होगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी दो तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और 10-10 नंबर के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसको आईसीटी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेशन है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तीन चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये आपका पोर्शन, इसमें कंप्यूटर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए, जिसमें जो बेसिक स्टैटिक जीके होती है वो होती है, करंट अफेयर्स वो भी हो जाएगा, बेसिक कंप्यूटर तो मान के चलिए 6-6, 7-7 क्वेश्चन लगभग सबके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो सबसे अच्छा पोर्शन है आपका वो है अकाउंट। ठीक है, ये 40 नंबर भी देगा। दूसरा, आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे करना है, सबसे ज़्यादा इसमें करना है, और फिर ये सबसे ज़्यादा आपको करना है 30 क्वेश्चन वाले में, यानी कि मैथ में। ठीक, इंग्लिश हिंदी वाला ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या होगा कि आप आराम से 15 नंबर तक खींच ले जाएंगे। और रीजनिंग 20 नंबर में आपकी रीजनिंग जो होगी, ये वाली रीजनिंग पोर्शन जो है, ये 20 नंबर में मैं कहता हूँ अगर आप 17 नंबर भी जोड़ लें। ठीक है, अभी यहाँ पे आप 17 नंबर लिखिए। मैथ में मेरे हिसाब से 30 नंबर में आपको, 30 नंबर में कम से कम 27 नंबर चाहिए, लाने पड़ेंगे। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में मैं 15 नंबर ही जोड़ रहा हूँ, इंग्लिश के 5, हिंदी के 10 के 10 मैं जोड़े ले रहा हूँ। चाहे 8-7 के लिए, जैसे भी 15 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज वाला ये जो पोर्शन आएगा, आप यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि 14 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, ठीक है, अब 13 मान के चलिए, 13 को रखिए, बचे यहाँ पे 40। अब 40 में आपको देखो 130 नंबर का पेपर है, पहले इसको जोड़ो, 7-7 14, 14-5 19, 19 और 3 22, दो कैरी जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, देखो 72 हो गए हैं। ठीक है, अब इन 40 नंबर में अगर आप 25 नंबर लेके आते हैं तो मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट आप 100 पहुंच जाएंगे, और 100 में आपका नाम 100% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना कोई महान तुर्रम खान नहीं बैठा है जो 40 कम इसमें जाके 40 में आराम से 35-40 पूरे 40 के 40 मारते, कोई तुर्रम खान नहीं बैठा है। तो इसलिए क्या होगा कि आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। आपको देखो देखना क्या है, अकाउंट देखना है, जिसको मैंने आज स्टार्ट कर दिया है। कंप्यूटर के लिए जो भी 6-7 क्वेश्चन आएंगे वो आप मेरे चैनल पे बेसिक पढ़ते रहिए डेली के डेली। लैंग्वेज के लिए हिंदी और इंग्लिश इतना ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, मैं इसके भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। बाकी क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए मैं 25-30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई जो है आपका लेखांकन, जिसको हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। और आपका देखिए यहाँ पे मैंने सिलेबस तो दिखाया ही नहीं आपको, इसको सबको हटाओ और सिलेबस देखो। तो देखो इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो अकाउंटेंसी है, सब्जेक्ट नॉलेज में क्या होगा, अकाउंटेंसी है, एनुअल टैक्सेशन है, अकाउंट्स, ठीक, अकाउंट्स, बजटिंग है जो है, बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लास्ट में जीईएम है। तो इतने पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोगों का पहला पोर्शन ही अकाउंटेंसी का है। तो अकाउंटेंसी हम लोग यहाँ से देख लेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और डेली के डेली ये रहेगा। आज हमारे जो स्टार्टिंग है, तो डेमो के तौर पर आप इसको 25 क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ। देखो अगर आपको ये डेमो जो है, इसको अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आप लोग इसके लिए मुझे बता दीजिए, मैं आपको 50 क्वेश्चंस पर डे करा दिया करूँगा। देखो पेपर अगर अभी मान के चलिए दिसंबर में है, अभी लगभग 25-30 दिन है। अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे करते हैं तो 1500 क्वेश्चन पर डे मतलब महीने में हो जाएंगे। 1500 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 25 क्वेश्चन लगभग पढ़े हुए होंगे, और 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके उसमें चले जाते हैं कि पहला ऑप्शन इसका नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, बचा कौन सा, सेकंड। तो आप वैसे करके, तो आपको
40 में 30 क्वेश्चन सही करने हैं, तो बस यही एक तरीका है कि डेली 50 क्वेश्चन कर लीजिए। आज मैं डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज जो हमारा जो अकाउंटेंसी में जो होगा वो मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। बेसिक से क्वेश्चन है, बस क्या है कि आज डेमो है तो डेमो के तौर पर आप लोग इसको थोड़ा देख लेना। चलो लिखा हुआ है, देखो जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, आपको दोनों में मिल रहा है। बट मेन बात यहाँ पे ये है कि आपको अगर इंग्लिश में पढ़ना हो तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जो है यहाँ पे हिंदी में ही पढ़ के बताऊंगा। चलो, लिखा हुआ है हास लेखांकन के लिए किस लेखांकन प्रमाप का उपयोग किया जाता है। लिखा हुआ है AS2 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है AS2 का इस्तेमाल किया जाता है, AS5 का इस्तेमाल किया जाता है, AS6 का इस्तेमाल किया जाता है, AS13 का। देखो उसने कहा है कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए आपको जो है A6 का इस्तेमाल किया जाता है। जो डिप्रिसिएशन को क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, ह्रास, ठीक है, जिसको मतलब लॉस कहते हैं। एक तरीके से ह्रास मतलब होता है कमी, ठीक है। लेखांकन के लिए लेखांकन जो होता है, ये आपका जो लेखांकन मतलब कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 6 का प्रयोग किया जाता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 होता है वो स्कंद मूल्यांकन के लिए किया जाता है। और जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है ये लाभ हानि के खाते में विशिष्ट मदों के वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। और जो बचा आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये विनियोगों से संबंधित लेखांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में नहीं बता पाऊंगा, उसका रीज़न यहाँ पे ये होगा क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और मैंने अकाउंट बहुत ज़्यादा हद तक नहीं पढ़ा हुआ है, बस उतना पढ़ा है कि मैं अपने भर का कर लेता हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको पढ़ाऊँ और पर डे जो है मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊँ, जिससे आप लोग जो है इसके क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक। चलो, यहाँ से इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पर डे इसी तरीके से करेंगे। और आपको अगर कुछ भी चाहिए इसमें से, ठीक है, कुछ भी चाहिए तो बस आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी डिमांड रख दीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपकी डिमांड को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो अब उसमें से आता क्या है, अब इस तरीके से आज जो क्वेश्चन आपको 25 मिलेंगे, ये टॉप 25 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ा के इनको 50 कर देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन उद्यमों के लिए 1/4/2001 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए AS3 वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 परिशोधित यानी कि जो है संशोधन किया गया, लेखांकन मानक अनिवार्य हो गया। किस में अनिवार्य हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन वाणिज्यिक, औद्योगिकी और व्यवसाय रिपोर्ट करने वाले उद्यम जिनका कारोबार लेखांकन अवधि के लिए 500 करोड़ से अधिक होगा। हाँ, बिल्कुल सही चीज़ लिखी है यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो 1997 में संशोधित किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, उसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यावसायिक उपक्रमों के लिए जो है वो संशोधित नकदी प्रवाह विवरण की सिफारिश की गई थी, ठीक है। नकदी प्रवाह विवरण को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि जो परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों के लिए हाँ, अलग से जो अवधि के दौरान जो नकदी प्रवाह की रिपोर्ट की जा सके, ये करना था, ठीक है। और इसके जो उद्यम को जिनका कारोबार लेखांकन अवधि के 50 करोड़ से अधिक का हो तो वो 1 अप्रैल 2001 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होगा परिशोधित, ठीक है, लेखांकन मानक अनिवार्य कर दिया गया था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपको ये हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ क्वेश्चंस पेपर में आए, कई जगह पे लिखा है, कई जगह पे नहीं लिखा है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अब बस आपको करना है। चलो तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, भारतीय GAAP IGAP के स्रोत में शामिल है, इनके स्रोतों में क्या क्या शामिल है, आप ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, गैप और आई गैप में क्या क्या शामिल है। तो क्या क्या शामिल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचनाएं और लेखा प्रणाली मानक, और लास्ट में ICAI द्वारा उद्घोषणाएं, ठीक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमको बताना है कि क्या हो जाएगा। जैसे देखो ये NTA UGC नेट JRF में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, रिसेंटली ही पूछा गया है। तो आप DSSB का एग्ज़ाम हो, आपका कौन सा भी क्वेश्चन NVS का हो, KVS का हो, उसमें जो क्वेश्चन अकाउंटेंट के पेपर होते हैं उनमें ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आप लोग बस भरोसा करके आप लोग साथ में रहिए। खैर, जो गैप होता है GAAP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस,
ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें जो इसने जो पूछा था कि इनके स्रोतों में कौन कौन शामिल है, तो बस खाली आप थर्ड वाले को छोड़ दीजिए, ये वाला बस, बाकी आपके सारे शामिल हो जाएंगे। तो यानी कि A B शामिल हो जाएगा। लेखा प्रणाली मानक नहीं, लेखा प्रणाली मानक तो यार शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा। रेखा प्रणाली मानक जो है वो शामिल होंगे, और भारतीय कंपनी अधिनियम ये भी शामिल होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना, अरे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएं शामिल नहीं होंगी, यानी कि पहला तीसरा चौथा शामिल होगा। तो पहला तीसरा चौथा आपको ये तीसरे ऑप्शन में दिख जाएगा, यही आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका पैटर्न जो है हिंदी वाला आ गया, लेकिन इंग्लिश वाले आप लोग देख लीजिएगा। IND-AS करके 1 लिखा हुआ, फिर IND-AS करके इंडियन जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे करके आपको सारे दे रखे हैं। लिस्ट 2 में उसके जो है उनसे मैच करना है हमको। तो बस हमको इन्हीं तरीके से मैच करना है। तो हमको अब आगे वाले जो हिंदी का पोर्शन है हम लोग वहाँ पे चलेंगे कि उसके साथ में क्या क्या मैच हो सकता है। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे हमको इनको मैच करना है, तो बस इतना ही खुले रखेंगे, बाकी हम लोग सब बंद कर देंगे। तो देखो जो इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है, उसका मतलब होता है वित्तीय विवरणों के पत्रों की प्रस्तुति। ये आपको तीसरे नंबर में मिल जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। फिर उसने लिखा हुआ है बी नंबर में, क्या लिखा हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, इसका मतलब होता है अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग। तो ये वाला जो है आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 है, ये 37 में क्या जाता है, तो इसमें जाता है प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां जो होती हैं ये शामिल हो जाती हैं। अब फिर बचा कौन सा भाई आपका, अब बचा तो चौथा है, और चौथे के लिए बचा कौन सा, सिर्फ दूसरा। तो ये वाला दूसरा जो है इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरा चौथा पहला, ठीक है। तो देख लीजिए, तीसरा पहला है, काट दीजिए, तीसरा चौथा पहला, यही है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ गए। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप जब इसकी लाइव क्लास भी मैं करा दूंगा, लेकिन लाइव क्लास से पहले कुछ चीज़ें हैं ऑफलाइन क्लासेस में ही देख लीजिए। लाइव क्लास के लिए अगर समय होगा तो देखा जाएगा, वरना लाइव क्लास के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैथ है आपका जो इसमें, वो भी देखा जाना चाहिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में लिखा हुआ संस्थानों के जो सदस्य होते हैं, वो संस्थानों के जो सदस्यों का CS उपसर्ग ICSI द्वारा जो है को दिया जाता है। किसको, मतलब कौन सी डेट को दिया जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो लिखा हुआ है जून 23-24 2007, ठीक है, या 17 से 19 फरवरी 2008, 27 दिसंबर 2006, 15 से 18 अक्टूबर 2005 और 4 से 6 जनवरी 2004। तो किस में दिया जाता है, तो ये दिया गया था जो जून 23-24 जून को 2007 में दिया गया था। जो संस्थान ICSI के जो सदस्य होते हैं, उसके जो CS उपसर्ग में ICSI को के द्वारा जो है 23 से 24 जून को 2007 को दिया गया था। ये निर्णय संस्थान की 173वीं बैठक जो थी उसमें किया गया था, ठीक है। तब से ये लगातार जो है प्रयोग में लाई जा रही है। 6 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। अब देखो स्वामी और प्रबंध यानी कि जो प्रिंसिपल डिफरेंशिएट बिटवीन द ओनर एंड मैनेजमेंट, तो ओनर और मैनेजमेंट के बीच में क्या मतलब जो अंतर है वो कौन प्रदर्शित करेगा। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बिजनेस एंट्री, चालू व्यवसाय यानी कि गोइंग कंसर्न, और डुअल एस्पेक्ट, और नन ऑफ दिस। तो दोनों के बीच में जो अंतर स्पष्ट करता है वो करता है बिजनेस एंट्री। जो बिजनेस की एंट्री होती हैं वो आपको ओनर और आपका जो बिजनेस होगा उन दोनों के बीच में आपको दिखाएगा कि हाँ क्या क्या है और किसके किसके बीच में है, ठीक है। एंट्री से ही खैर पता चल जाता है, इसीलिए उसने बिजनेस एंट्री अलग कर दी। फिर देखो 7 नंबर लिखा हुआ, 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा भाई जारी किए जाते हैं लेखांकन मानक जो होते हैं, तो केंद्रीय सरकार नहीं करती है, राज्य सरकार, उससे कोई मतलब भी नहीं है। फिर लिखा हुआ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल भैया भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्थान यही जारी करता है।
चलो 8 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है। अब यहाँ पे हमको विषम मतलब अलग बताना है, बही खाता, ठीक है। जो बही खाता को क्या कहते हैं, ऊपर आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि रिगार्ड द बुक कीपिंग जो होती है, ठीक है, उसमें जो सबसे अलग है उसके बारे में हमको बताना है। तो लिखा हुआ बही खाता का कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग वर्गीकरण का सारांश से संबंध सीमित है। बिल्कुल भैया। बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिक कार्य, हाँ बिल्कुल लिपिक का ही कार्य होता है ये। बही खाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है, यानी कि मॉनेटरी जो इन ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हीं को मानता है। फिर लिखा हुआ बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होती है, ना भैया, ठीक है, बल्कि जो बही खाता जो होती है देखा जाए तो उससे पहले ही हो जाती है, साथ ही में हो जाती है, ठीक है, उसके पहले ही करनी पड़ती है। 9 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रमाप यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जिसको एएस 19 का संबंध किससे है। देखो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जो एएस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो एक स्टैंडर्ड जो 19 है ये हमारे पट्टे से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो 24 होता है वो जो बंद की गई क्रियाओं होती हैं उनसे रिलेटेड होता है। जो 26 होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वो अमूर्त संपत्तियों से होता है, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है इसका संबंध ईपीएस से संबंधित होता है, ठीक है। और जो 19 होता है इसका संबंध लीज यानी कि पट्टे से रिलेटेड होता है, ठीक है, लीज से रिलेटेड होता है ये। चलो 10 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलो भाई यहाँ पे सही नहीं है ये बताना है। देखो मेन चीज़ हम लोगों की गलतियाँ कहाँ पे हो जाती हैं, जब भी हमसे पूछा जाता है सही नहीं है तो गलती वहीं पे हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखो पशुपालन का कार्य विश्लेषण प्रकृति का है, यानी कि द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। नहीं, पुस्तपालन का कार्य जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो वो रिकॉर्ड के लिए किया जाता है, ना कि जो है विश्लेषण के लिए, ठीक है। जो पुस्तपालन के जो अंतर्गत जो भी जनरल लेखा करना होता है इन्हीं की पोस्टिंग वही खाता में करना, इनके योग मालूम करना और बाकियों को निकालना, यही काम इनके अंतर्गत आते हैं। पुस्तपालन के संबंध में जो है वो जो कथन बाकी आपको दे रखे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। जैसे व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन करने हो तो पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों करना बिल्कुल सही है। आगे के ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलो 11 नंबर में क्या लिखा हुआ, कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके एक कमेंट के लिए छोड़ दूं तो मुझे नहीं लगता है कि इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसका आंसर ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ये आंसर मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बहुत सरल हो गया, इसको तो जीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। चलो फिर वही चीज़ आ गई है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होता है ये बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया, कि स्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए, ख्याति के लेखांकन उपचार के लिए, ह्रास लेखांकन के लिए, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के लिए, यानी कि पॉलिसीज डिस्क्लोजर होता है, प्रकटीकरण का मतलब डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे ह्रास लेखांकन के जो लिखा हुआ है के लिए, यानी कि डिप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटिंग, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तो जो हमारा जो अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन मानक 6 जो है वो बनाया गया था किसके लिए, तो वो बनाया गया था डिप्रिसिएशन के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था दोस्तों, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए बनाया गया था। चलो 13 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 13 नंबर में कि एएस यानी कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार जो है करना होता है किसके लिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 21 किसके लिए होता है, ठीक है, और विवरण तैयार करना होता है किनके लिए तैयार करना होता है। मेन चीज अब यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पलट दिया है तो अब आपको आंसर भी बदल जाएगा। इन्होंने पूछा है कि समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है किसको तैयार करना होता है, वैकल्पिक है, मतलब तैयार करना वैकल्पिक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। तो जो AS21 है ये हमारा जो सूचीबद्ध यानी कि जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं ये उनके लिए मैंडेटरी होता है। चलो भाई 14 नंबर देखो, 14 नंबर में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी मदें AS3 के अनुपालन में तैयार किए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समष्टि होती है। कौन समष्टि होती है यहाँ पे, ठीक। चलो अच्छा हाँ, यहाँ पे अभी कुछ लोग बच्चे भाई ये भी कह सकते हैं कि जो समेकित प्रक्रिया होती है AS21 के अनुसार वो क्या होती है। देखो सूचीबद्ध समझौते के अनुसार जो समेकन सिर्फ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। समेकित वित्तीय ब्यौरे का एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करने के लिए
आवश्यक है कि लेखांकन नीतियों और नोट्सों का खुलासा किया जाए। बाकी रही बात इंग्लिश में, तो देखो फिर मुझे क्या होगा ना, इंग्लिश वाली चीज़ मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। जिसको भी इंग्लिश की बुक चाहिए, इसकी सेम क्वेश्चन होंगे, सब कुछ सेम होगा, बस जिसको भी इंग्लिश में चाहिए वो मुझे बता दें, मैं उसको इंग्लिश में दे दूंगा। ठीक है, पूरी पीडीएफ है मेरे पास, पूरी बुक है, मैं उसको पूरी बुक इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा। खैर, मैं अभी इंग्लिश में उतना ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, ना ही मुझे इंग्लिश में आता है, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश की तरफ ना जाएं। ठीक, चलो। तो AS3 के अनुसार जो है तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समष्टि होती है। किस में होती है? तो ये जो आपको जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, खुल जा भाई, हाँ, ये प्रचलन एवं नगद प्रवाह सूचना, यानी कि ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, ये इसके लिए समष्टि होती है, विशेष रूप से जो होती है वो इसी के लिए होती है। चलो भाई 15 नंबर देखो, डेली 50 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आप डेली 50 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, तो उससे आपके दिमाग में घुसेगा और आपको उससे समझ में जल्दी आएगा। लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? भावी हानियों को ध्यान में लाना, उसके अलावा भावी लाभों को ध्यान में लाना, और अशुद्ध ऋणों का ध्यान रखना। अशुद्ध ऋण मतलब बैड डेब्ट्स होते हैं जिनको कहते हैं। स्कंद तथा मूल ह्रास को ध्यान में रखना। स्कंद और जो मूल ह्रास, मूल ह्रास का मतलब डिप्रिशिएशन होता है, वो पता है, और स्कंद का मतलब होता है इन्वेंट्री। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री एंड डिप्रिशिएशन। तो लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो देखो, लेखांकन हम लोग बस इसलिए करते हैं कि जो हमारे आगे इन फ्यूचर में जो फ्यूचर में होने वाली गलतियां हैं या जो भी हानियां हैं उनको हम लोग अपने ध्यान में ला सकें। अकाउंटिंग हम लोग करते ही इसीलिए हैं, मेन चीज इसका यही उद्देश्य होता है। चलो भाई 16 नंबर, भारत में निम्नलिखित में कौन सा AS3 यानी कि अकाउंटिंग लेखांकन मानक 3 के मार्गदर्शन पर तैयार किया गया था? कौन सा जो है तैयार किया गया था? कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके लिए तैयार किया गया था। देखो, ये लेखांकन मानक हैं कुछ, कभी अगर मुझे टाइम मिला, अगर मैं एक पूरा थ्योरेटिकल वीडियो में बना दूंगा, थ्योरी में ये आपको सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये आपको सारे मैं एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे आपको आराम मिल जाए, फायदा मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। चलो 17 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सरल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले बताया जाता है कि जो भारतीय लेखांकन मानक परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन ईयर 1997। ठीक है, जो भारतीय लेखांकन बोर्ड है, ठीक है, इसको तैयार करते समय जो अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक थे जिसको IAS कहते हैं हम लोग, वो IAS दूसरा वाला नहीं है, ये आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों IFRS का ध्यान रखता है और उन्हें देश में लागू कानूनों, रिवाजों, प्रयोगों तथा जो व्यवसायिक वातावरण के प्रकाश में एकत्रित करने की कोशिश करता है। चलो भाई 18 नंबर, पुस्त पालन व्यवसायिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप से में लेखा करने की कला या परिभाषा दी गई है। ये एक परिभाषा जो अभी इसने बोली है ये किसने दी है? ठीक है, स्पाइसर तथा पेगलर द्वारा, JR बाटली बॉय। ठीक है, सॉरी, वो मैंने बाल्टी बॉय इसलिए बोला क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तब मैंने बाल्टी बॉय के नाम से ही इसको याद किया था। ठीक है, कार्टर द्वारा, जॉन मैकनी द्वारा। तो जो पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की जो कला है वो स्पाइसर तथा पेगलर ने दी थी। देखो, मैं जब पढ़ता था, ठीक है, जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मुझे याद करने के मैंने बहुत अलग अलग तरीके निकाले थे। मैंने बहुत से कह सकते हैं कि जो एक होता है ना कि पैटर्न बनाना, मैंने पैटर्न बना बना के याद किया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने रट्टा लगाया था, पर मैंने पैटर्न बना लिए थे कि इसके साथ में इसको ये जोड़ना है, इसके साथ इसको ये जोड़ना है। तो देखो, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसी टाइम पर वो फ्लो बनता है और वही फ्लो में आप पेपर दे के आते हैं, हो जाते हैं। लेकिन आप ये कह लें कि अभी हाँ पढ़ते रहेंगे तो आपके फ्लो यहाँ पर भी बन जाएंगे। चलो, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तकालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अवैयक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा दी तो किसने दी? तो RN कार्टर के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। देखिए, इसके लिए ऑप्शन भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कभी भी 11th या 12th की बुक पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो आपने अगर बीकॉम किया है तो बीकॉम में भी स्टार्टिंग में ये डिफिनेशन हमसे पूछी जाती हैं, याद कराई जाती हैं फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, तो इसलिए याद होती हैं, कई बार आपके दिमाग में छपे रहते हैं। चलो, पुस्त पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ पर क्या कार्य प्रारंभ होता है, उन्होंने हमसे ये पूछा है। ठीक है, अंकेक्षण, प्रमाणन, स्टॉक और क्रय। अंकेक्षण यानी कि अकाउंटिंग ही तो कहते हैं अंकेक्षण, शायद
अंकेक्षण खैर होता है, लेकिन मुझे अकाउंटिंग नहीं पता है कि अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रहा है, इसको अकाउंटिंग कहेंगे क्या कहेंगे, जिसको भी पता हो एक बार आइडिया दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखो जहाँ पे पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहाँ पे लेखा कर्म होता है, और जहाँ पे लेखा कर्म का काम खत्म होता है वहाँ पे अंकेक्षण का काम स्टार्ट हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट क्या होते हैं भैया? वैसे तो वो इंसान होते हैं, ठीक है, बाकी बात आप देखेंगे भैया ऑप्शन में क्या पूछा है, जानवर तो होते नहीं है, इंसान ही होते हैं। चलो देखते हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, क्या होते हैं? निपुण अंकेक्षक, सरकारी अंकेक्षक, पेशेवर अंकेक्षक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो पेशेवर जो है अंकेक्षक होते हैं। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर डिग्री लेनी पड़ती है, तब जो है आप पेशेवर बन पाते हैं, तब आपको कोई कंपनी वगैरह हायर करती है, तब आपको पैसा भी अच्छा देती है। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? देखो लेखांकन के चरण होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं मैं सारे आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले वस्तुएं हों या सेवाओं हों, इनका लेन देन किया जाता है। फिर इनकी जनरल पुस्तकों में लेन देन जो लेखा होता है वो लिखा जाता है। फिर खाता बही जो होती है उसमें खाता खोला जाता है। फिर उसमें से जो बचा हुआ यानी कि जो शेष होता है वो निकाला जाता है। फिर तलपट बनाया जाता है। फिर इसमें जो व्यवसायिक व्यापारिक होगा, चाहे वो लाभ हानि खाता हो, उसमें ट्रांसफर करा जाता है। फिर आर्थिक चिट्ठा बनता है। फिर लाभ हानि नियोजन खाता बनता है। सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वाचन किया जाता है। ठीक, उसके बाद में सूचनाओं का संप्रेषण होता है। लास्ट में जाके जो है आप उचित निर्णय लेना होता है। तो ये इधर के इसके चरण होते हैं। और इसने हमसे पूछा था क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण होता है? तो लेखांकन का जो अंतिम चरण होता है वो क्या होता है? उचित निर्णय लेना या सूचनाओं का संप्रेषण। तो यहाँ पे आपको उचित निर्णय लेना तो मिला नहीं है, तो आपको सूचनाओं का संप्रेषण, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके 8-10 चरण होते हैं, सारे याद करिए तभी आपका ये काम चल पाएगा। चलो 23 नंबर देखो। 23 नंबर में भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है कि जो व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? वो व्यय कहलाती है, आय कहलाती है, आहरण कहलाती है, पूंजी कहलाती है। चलिए इसको मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में, एक सीधी सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ कि जैसे आपने अगर कोई व्यवसाय चालू किया, ठीक है, तो मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ, या आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से व्यवसाय में कोई भी पैसा आएगा तो वो आपका क्या कहा जाएगा? तो भैया वो तो आय ही कही जाएगी, व्यय तो किया नहीं जाएगा। अगर हम उस पर कोई खर्चा करेंगे तो वो व्यय में शामिल हो जाएगा। उधार ही लेते हैं तो वो आहरण में शामिल हो जाता है। चलो 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भैया देखो ये सही नहीं है वाले जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ें उनको थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा। चलो कौन सा सही नहीं है? वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। हाँ पूंजी कहलाता है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने का अभिलेखन कहते हैं। हाँ ये भी सही है। नहीं ये अभिलेखन नहीं कहते हैं इसको यार, उसको तो शायद खतियाना पोस्टिंग कहते हैं। हाँ उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे गलत ये हो जाएगा, एकत्रित करने को अभिलेखन नहीं, उसको पोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, पोस्टिंग कह लीजिए, खतियाना कह लीजिए, हैं, ठीक है, अभिलेखन नहीं होता है। चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, तो इसको फिर आगे हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे। क्यों कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि भैया फिर हम लोगों को डेली 50 क्वेश्चंस करने हैं। अगर हम लोग डेली 50 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं निकलना है और ना ही इसका कोई मतलब बचेगा। ठीक है, चलो। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लाया गया धन कहलाता है। अभी पीछे वाली लाइन में ही आपको बताया गया था जो दूसरा ऑप्शन था, तो उसमें यही चीज़ तो लिखी थी कि स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। बस सीधी सी बात आपका देखिए टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से जो है हम लोग अकाउंटिंग के जो है हमारे क्वेश्चंस 4-5 चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर जो हैं हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में इसको रिवीजन पे भी लगाएंगे। इसके प्रैक्टिस सेट भी हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। उसके अलावा आपको जिन लोगों को भी मैथ, इसके लिए मैथ पढ़नी है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में किस लेवल की मैथ आ सकती है, अगर आपको वो मैथ पढ़नी है तो आप लोग मुझे एक बार ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपको इसके जो है NVS और KVS कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो मैथ पूछी गई थी उस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस तरीके से भी क्वेश्चंस कर लीजिएगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है
डेली की डेली तो वैसे भी करनी है, डेली डेली। आज तो 25 क्वेश्चन इसलिए किए क्योंकि डेमो था, ठीक है। डेमो में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और इस तरीके से भाई हमको पढ़ना है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसी तरीके से करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके अलावा आप अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली के डेली क्या करेंगे, डेली के डेली हम लोग यहाँ पे ये है इस तरीके से 50 क्वेश्चन कंप्यूटर की क्लास होगी। बाकी आपको जीएस की क्लास में जल्दी ही प्रोवाइड करने वाला हूँ। जीएस की क्लास में आपको किस किस की जीएस की क्लास मिलेगी, उसमें आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए जीएस की क्लास होगी, और आपके ईएमआरएस में जो भी जैसी भी जीएस आती है उसके लिए क्लास होगी, ठीक है। वो सब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे इस तरीके से आपको सब तरीके से अलग अलग क्वेश्चन मतलब पूरी क्लास मिलेगी। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।